हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम, है ना। आपको याद होगा मैं पार्ट 2 में कूलम्ब्स लॉ बताया था कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, दो चार्ज पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, हम लोग देखे थे। थोड़ा सा इंस्टेंटली रिवीजन कर ले बच्चों, ताकि हम लोग फिर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम के बारे में पढ़ पाए, है ना। तो हम लोग बताओ क्या था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में क्या बताया गया था बच्चों कि अगर ऐसे दो पॉइंट चार्ज है, ये प्लस है ये भी प्लस है, ये सपोज करो बच्चों Q1 है ये Q2 है, और इन दोनों के बीच का दूरी अगर बच्चों है R, इन दोनों के बीच का अगर दूरी R है, तो क्या बताया गया था कि ये एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेंगे बच्चों, यूं ऐसे रिपेल करेंगे F से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स से। तो और F का वैल्यू कितना आया था बच्चों कूलम्ब्स लॉ से, बताओ क्या ये आया था K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही था ना। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर ये दोनों चार्ज वैक्यूम में रखा हुआ है तो क्या यही फॉर्मूला आया था ना बच्चों कूलम्ब्स लॉ से। याद करो, इसमें हम एक चीज़ लिखवाए थे कि ये जो फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये केवल पॉइंट मास के लिए, सॉरी पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। किसके लिए वैलिड होता है बच्चों, ये केवल वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेज, पॉइंट चार्ज के लिए ये वैलिड होता है बच्चों। ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए वैलिड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर दो पॉइंट चार्ज है तभी उनके बीच का ये डिस्टेंस R यूनिक होगा, एक यूनिक R मतलब एक परफेक्ट R होगा, तब आप पुट करके यहाँ आंसर ला पाओगे। लेकिन अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, आज हम लोग यही सीखने जा रहे हैं इस टॉपिक में। क्लियर है ना, समझ में आया इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हो तब कूलम्ब्स लॉ को कैसे अप्लाई किया जाए। इसको डायरेक्टली हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो देखते हैं बच्चों क्या होता है, इसको डिलीट करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज का जो लेक्चर है ना बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम में कूलम्ब्स लॉ को कैसे अप्लाई करें, इसमें हम लोग ये इस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन तो करेंगे ही डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम का, साथ ही साथ आज हम लोग को इसमें फील आने वाला है पूरा इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर आप लोग 12th पास हो गए बच्चों तब तो आपको इंटीग्रेशन का पूरा फील आता होगा, लेकिन अगर अभी अभी आप 11th पास करके आए हो ना, तो शायद आपको इंटीग्रेशन नहीं आता होगा। तो इस टॉपिक में आज इंटीग्रेशन का पूरा फील आने वाला है, समझ में आने वाला है कि इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों कि इंटीग्रेशन का फील कैसे आता है इसमें, है ना। उसके बाद इस पे ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। चलो तो पहला एग्जांपल ही लेते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का। चलो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग ऐसा कुछ लेते हैं। देखो सपोज करो कि एक इस तरीके से रॉड है, एक रॉड है और इस पे यूं पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज इस पूरे रॉड पे रखा हुआ है बच्चों। सपोज करो कि इसका टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज जो इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बच्चों, उसको वो है Q, है ना। Q है टोटल चार्ज, और इसका टोटल लेंथ मान लेते हैं, टोटल लेंथ मान लेते हैं स्मॉल l। ठीक है, एक पहला चार्ज हो गया। एक नया चार्ज, दूसरा चार्ज लेते हैं बच्चों, दूसरा वाला को पॉइंट चार्ज ले लेते हैं हम लोग कुछ यूं ऐसे, और दूसरा वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं बच्चों 1 कूलम्ब, और एक पॉजिटिव चार्ज है ना। इससे ये कितने दूरी पे है, मान लेते हैं बच्चों कि इससे ये a लेंथ पे है, a लेंथ पे, ठीक है ना, a लेंथ पे है ये इस एंड से। अब बोला जाए कि बताओ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा इन दोनों के बीच में। क्या ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे बच्चों, है ना। रिपेल करेंगे तो कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन होना चाहिए बताओ। तो क्या इसमें आप कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हो क्या? डायरेक्टली नहीं लगा सकते, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा जो चार्ज है बच्चों, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना। अब देखो बच्चों, एक लड़का आया, बोला कि सर यहाँ पर तो चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इतना सारा लेंथ में, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम लोग कूलम्ब्स लॉ लगाने की कोशिश कर रहे हैं सर, अगर हम लोग कूलम्ब्स लॉ जो ये फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो सर ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में यूनिक R नहीं है। तो कैसे सॉल्व किया जाए? तो वो बच्चा दिमाग लगाया, बोला कि सर हम क्या करते हैं ना कि इस टोटल लेंथ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, 2 पार्ट में।
थोड़ी देर के लिए हम इन सब का डेटा ले लेते हैं बच्चों, ताकि आपको आसानी से समझ में, है ना। थोड़ी देर के लिए कि ये एल का वैल्यू मान लेते हैं बच्चों, ये है 10 सेंटीमीटर, और इस ए का वैल्यू मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 20 सेंटीमीटर, या मीटर में ले लो बच्चों, मीटर में ही लो बेटर रहेगा, और 20 मीटर, और ये है 10 मीटर, और ये टोटल चार्ज बच्चों थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं 10 कूलम्ब है ना। तो जो पहला स्टूडेंट, एक लड़का आया बच्चों, बोला कि सर ये फॉर्मूला तो नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि इस चार्ज और इस पूरे चार्ज के बीच में कोई यूनिक आर नहीं है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का दूरी 20 मीटर है सर, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का दूरी 30 मीटर है सर। तो हम 20 ले कि 10 ले कि कोई और ले, इस सेंटर का ले, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो क्या बोला ना कि सर हम क्या करते हैं ना कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर जैसे ही हम 2 पार्ट में डिवाइड किए ना सर, तो क्या हुआ कि ये 5 सेंटीमीटर का हो गया, ये 5 मीटर का हो गया, ये 5 मीटर का हो गया, और इस पे जो टोटल चार्ज है ना सर वो 5 कूलम्ब हो गया। इस पे 5, क्योंकि 10 कूलम्ब का है ना बच्चों, तो 5 मीटर पे 5 कूलम्ब, 5 मीटर पे 5 कूलम्ब। और वो बोला कि सर हम ऐसा मानते हैं सर कि इस ये जो पार्ट हुआ ना 5 मीटर का, उसका टोटल चार्ज हम मान लेते हैं कि सर यहाँ पे है, ऐसा हम मान लेते हैं सर, ठीक है। या फिर यूं बोलो कि सर हम मानते हैं कि इस लेंथ का जो 5 मीटर का टोटल चार्ज है सर, वो इसके सेंटर पे मान लेते हैं, यूं ऐसे। और इस 5 मीटर का जो टोटल चार्ज 5 कूलम्ब होगा सर, वो इसके सेंटर पे मान लेते हैं टोटल चार्ज। ये 5 कूलम्ब हो गया और ये 5 कूलम्ब हो गया। अब हम क्या करते हैं ना सर कि इस 1 कूलम्ब और 5 कूलम्ब के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकाल देते हैं। अभी तो लिख सकते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 1 कूलम्ब, Q2 5 कूलम्ब, और इन दोनों के बीच का दूरी कितना लिख देंगे सर, तो यहाँ से यहाँ 20 है, और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 है तो ये 5, तो ये कितना 2.5, तो ये कितना हो जाएगा सर 2.5, और ये 20, तो 22.5 डिस्टेंस ले लेंगे, और ऐसे हम फोर्स निकाल देंगे। ऐसे मान लेंगे सर कि इन दोनों के बीच में फोर्स हो गया F1, ऐसे लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज 5 कूलम्ब इंटू इन दोनों के बीच का होल स्क्वायर, तो कितना है बच्चों 22.5 का होल स्क्वायर, ऐसे बोला। और दूसरा वो मान लेते हैं सर इसके और इसके बीच का फोर्स F2, उसको लिख देते हैं सर हम ऐसा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, अब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, क्या ये 20 मीटर है, 20 मीटर है, और ये कितना हो गया 2.5 मीटर, तो ये कितना हो गया 7.5 मीटर, और 20 से ऐड कर दो मतलब 27.5 मीटर का होल स्क्वायर। और सर हम क्या करेंगे ना, F नेट कर देंगे ऐड करके F1 प्लस F2। ऐसा ऐड क्यों किया बच्चों, क्योंकि देखो ये 5 कूलम्ब भी इसको इधर ही धक्का देगा, और ये 5 कूलम्ब भी इसको इधर ही धक्का देगा, तो दोनों एक डायरेक्शन में है, तो सर हम सिंपली ऐड करके आंसर निकाल देंगे। लेकिन वो जो बच्चा दिमाग लगा रहा था बच्चों, क्या वो एक्यूरेट था, क्या वो क्या माना कि सर हम ये जो 5 कूलम्ब है 5 मीटर में, वो टोटल चार्ज हम यहाँ मान ले रहे हैं, वो ऐसा माना है बच्चों, वो एक्चुअल में नहीं है, ऐसा माना है। तो क्या ये एकदम एक्यूरेट है, क्या एक्यूरेट नहीं है बच्चों, है ना। तो टीचर ने बोला कि नहीं यार ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये हमको गलत लग रहा है, क्योंकि ये टोटल चार्ज यहाँ थोड़ी यार तुम मान के सॉल्व किए हो, ये टोटल चार्ज यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ भी है कुछ, यहाँ भी है कुछ, यहाँ भी है, तो उसको गलत कर दिया गया। अब वो बच्चा दूसरे दिन आया पूरी तैयारी के साथ, बोला ना कि सर इस बार क्या है ना कि सर चलो ठीक है आप गलत बोल दिए, ठीक। अभी हम क्या करते हैं ना सर कि इस पूरे रॉड को हम ना 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 पार्ट में कुछ ऐसे डिवाइड कर दिया बच्चों, इस तरीके से देखो 4 पार्ट में कुछ ऐसे डिवाइड कर दिया, यूं यूं ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और बोला कि सर अभी हम 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। और 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या दिख रहा है कि सर इसमें 2.5 कूलम्ब होगा, इसमें 2.5 कूलम्ब होगा, इसमें 2.5 कूलम्ब होगा, इसमें 2.5 कूलम्ब होगा। और अब हम ऐसा मानते हैं ना सर कि इसमें जो 2.5 कूलम्ब चार्ज होगा ना वो इसके सेंटर पे होगा, इसमें जो होगा वो इसके सेंटर पे होगा, इसमें जो होगा वो इस पे सेंटर पे होगा, और इसका जो होगा वो इसके सेंटर पे होगा। अब इसके बीच में फोर्स निकाल देंगे सर, इसके बीच में निकाल देंगे, इसके बीच में, और इसके बीच में निकाल के ऐड कर देंगे। तो अब बोले कि यार कल तो तुम यही सेम काम करके आए थे, हम तुमको गलत बोले थे, फिर क्यों किया। तो बोला कि सर आप क्या किए थे ना, ये जो एक हम लोग डिवीजन ले रहे हैं, एक छोटा सा जो पार्ट ले रहे हैं उसमें ऐसे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो सर वो 5 मीटर था तो काफी दूर था सेंटर से, यहाँ पे था ना बच्चों, ये 5 मीटर का शुरुआत में सर लिए थे ना, तो काफी दूर था, तो आप बोले कि गलत है। अभी हम थोड़ा छोटा दिए तो लगभग सब सेंटर के पास ही है,
लगभग लगभग सब सेंटर के पास ही हैं। तो सर थोड़ा तो सही है ना। तो बोला उसका टीचर बच्चों कि बाबू वो तुम्हारा पहले दिन वाले से तो एक्यूरेट है, लेकिन अभी भी ये एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं है। पहले वाले दिन से ठीक है, पहले वाले दिन में ये अगर 2.5 मीटर इसको ले लेते हो बच्चों तो 5 मीटर कुछ ऐसा था। तो पहले वाले में जो इतना दूर दूर बिखरा हुआ को तुम यहां मान लिए थे, अभी इतना ही को इतना माने, तो अभी पहले दिन से तो एक्यूरेट है, लेकिन अभी भी कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं है। बच्चा को फिर बहुत बुरा लगा यार कि सर इतना मेहनत किए फिर गलत हो गया। फिर वो बच्चा अगले दिन गया, अगले दिन टीचर के पास फिर तैयारी करके गया। बोला सर आप लास्ट टाइम गलत कर दिए थे ना, इस बार हम क्या करते हैं ना सर कि ये जो 4 पार्ट में डिवाइड किया था इस बार हम 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। टीचर भी हैरान, अच्छा 10 पार्ट में कैसे? तो बोला कि सर ये कितना का था, 10-10 मीटर का 10 पार्ट में डिवाइड किए सर, अब 1-1 मीटर का लेंथ ले लिए। इस तरीके से 1-1 मीटर का यूं 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 ऐसे करके बच्चों इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और फिर जब 10 पार्ट में, तो क्या ये लेंथ और छोटा हो गया बच्चों? तो अब इसका लेंथ एकदम करीब करीब ऐसा हो गया। ये 1 मीटर का है बच्चों, ऐसा हो गया, सपोज करो 1 मीटर का है, ऐसा हो गया यहाँ। अब बोला कि सर अब जो है ना सर इसके सेंटर पे टोटल चार्ज मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर इस शुरुआत में इतना फैला था, अभी टोटल चार्ज थोड़ा सेंटर के नज़दीक आया, अभी और थोड़ा नज़दीक आया। तो बोला कि हाँ भाई, अब क्या करते हैं ना सर कि इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ऐसे 10 बार फोर्स निकालेंगे और ऐड कर दिए। सर अभी देखो सही है क्या? फिर टीचर बोला हाँ बाबू तुम्हारा पहले दिन से भी एक्यूरेट है, दूसरे दिन से भी एक्यूरेट है। क्यों एक्यूरेट है? क्योंकि अब लगभग लगभग सारा चार्ज सेंटर के पास आता हुआ दिख रहा है। तो ये पूरा का पूरा चार्ज हम मान सकते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर पे बाबू, यहाँ पे ये 20 मीटर, और फिर यहाँ पे ये 20 मीटर पे हो गया, दूसरा 21 मीटर, दूसरा उसके बाद 22, 23 ऐसे करके ऐड करता चला गया। लेकिन फिर भी टीचर बोला कि बाबू ये अभी भी कंप्लीटली एक्यूरेट थोड़ी है, ये अभी भी 1 मीटर में कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है सेंटर से। तो बच्चा अब हार मानने लगा कि सर अब बहुत ज़्यादा हो गया। वो गया अपने बड़े भाई को बताया कि भैया देखो ना बार बार मेरा गलत हो जा रहा है। उसका बड़ा भैया बोला कि चलो बेटा आज मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ, इसको 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया बच्चों। तो क्या एक एक जो पार्ट था वो क्या 0.1 मीटर का हो गया, 0.1 मीटर का। अब 100 बार फोर्स निकाला, 100 बार कैलकुलेट किया। तो फिर सर के पास आया, सर बोले कि बाबू इतना मेहनत कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्यों इतना मेहनत क्यों कर रहे हो। क्या करते हैं ना, एक साइंटिस्ट के पास चलते हैं। वो साइंटिस्ट बोला कि अच्छा आप क्या कर रहे हैं कि पहले 2 पार्ट में डिवाइड किए तो सारा चार्ज ऐसे था, तब आप इसका मान लिए कि सारा का सारा चार्ज यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आप इसको 20 पार्ट में 4 पार्ट में डिवाइड किए तो थोड़ा और नज़दीक आया, तब आप मान लिए कि इसके सेंटर पे है। उसके बाद आप उसको 10 पार्ट में डिवाइड किए तो और छोटा हो गया। इसका मतलब अच्छा एक्यूरेसी बढ़ रहा है ना बच्चों, जैसे जैसे हम लोग इस एलिमेंट का लेंथ छोटा करते चले जा रहे हैं, क्या एक्यूरेसी बढ़ रहा है? एक्यूरेसी इंक्रीज कर रहा है। तो साइंटिस्ट बोला कि अगर हम इसको जितना छोटा करते चले जाएंगे एलिमेंट को, क्या एक्यूरेसी उतना ही बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो साइंटिस्ट बोला ना बच्चों कि आप उसको 100 पार्ट 200 पार्ट में मत डिवाइड करो, आप उसको अनंत टाइप पार्ट में डिवाइड कर दो। अनंत मतलब इनफाइनाइट नंबर में डिवाइड कर दो। अब बच्चा का दिमाग खराब कि सर इसको इनफाइनाइट 100 पार्ट में करने में तो मेरा हालत खराब हो गया, 10 दिन लग गया, सर इनफाइनाइट टाइम्स में कैसे करेंगे। तो साइंटिस्ट बताया उसको कि मैं तुमको बताता हूं एक तरीका। इस रॉड को जब तुम इनफाइनाइट पार्ट में जब डिवाइड करके इसके साथ फोर्स निकाल के ऐड करोगे ना, उसके जगह पे तुम क्या करो बच्चों, उस इनफाइनाइट पार्ट को डिवाइड करके उसको ऐड करने का तरीका कौन सिखाता है? इंटीग्रेशन, है ना। ये जो आप इसको इनफाइनाइट पार्ट में बच्चों डिवाइड कर रहे हो, फिर फोर्स निकाल रहे हो, फिर जो ऐड कर रहे हो ना, वही काम आपके लिए कौन करता है? इंटीग्रेशन। इसलिए इंटीग्रेशन आपका दोस्त है, इंटीग्रेशन आपका दुश्मन नहीं है। इंटीग्रेशन क्या कर रहा है बच्चों? इसको इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड करके फोर्स निकाल के उसको जोड़ने का काम कर रहा है। बात समझ में आया ना। तो इंटीग्रेशन का ये यूज होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, कुछ कुछ फील आया होगा। इंटीग्रेशन क्या करता है कि इसको इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड करता है, फिर इस चार्ज के साथ इन दोनों का फोर्स, फिर इसका फोर्स, फिर इसका फोर्स, ऐसे इनफाइनाइट टाइम फोर्स निकालता है, सबको ऐड करने का काम इंटीग्रेशन कर देता है। क्लियर है? चलो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों, ठीक है ना। उतार लिए हो, डिलीट करता हूं मैं। देखो बच्चों कैसे साइंटिस्ट ने उनको सॉल्व करना सिखाया। अब बच्चा पूछा कि
ठीक है सर, आप बोले कि इंटीग्रेशन हमारा दोस्त है, वो क्या करता है कि इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड करता है, इनफाइनाइट टाइम्स फोर्स निकालता फिर ऐड कर देता है। सर इसका तरीका बता दो। तो उसको साइंटिस्ट कैसे बताया, देखो बच्चों। इस एंड और इस चार्ज के बीच में क्या ए लेंथ था बच्चों, और इसके बीच का लेंथ मान लेते हैं एल, और इसका टोटल चार्ज क्या क्यू लिए हुए थे हम लोग। तो बताओ कि इसके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा। तो साइंटिस्ट क्या बोला बच्चों, ध्यान से समझना। वो बोला कि आप क्या करिए कि एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए, आप यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए x पे dx। अब इसकी बात करिए। अब x पे एक छोटा सा एलिमेंट x पे dx, ये dx क्या होता है बच्चों, dx इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, जिसको आप सोच भी नहीं सकते, उतना छोटा, बहुत छोटा, है ना। तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए। अब बोला, अब देखो बच्चों कि यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है और यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज है, क्या वो पॉइंट चार्ज में चेंज हो गया। तो अब आप कूलम्स लॉ लगा सकते हो, है ना। तो इसको अगर हम अलग से बनाना चाहें बच्चों, तो अब कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक +1 कूलम चार्ज यहाँ है बच्चों। अब इससे कुछ दूरी पे यहाँ पे एक चार्ज है, ये वाला जो एलिमेंट लिए हैं वो, ऐसे, ठीक है। और इस पर कितना चार्ज होगा बच्चों, इस पर चार्ज बता सकते हो क्या। इस टोटल कैसे निकालेंगे बताओ, क्या टोटल लेंथ L पे चार्ज कितना है, टोटल Q है, तो 1 मीटर पे चार्ज कितना होगा, Q/L। तो इस dx देखो, टोटल लेंथ L है, टोटल चार्ज Q है, तो टोटल लेंथ में L में Q चार्ज, 1 में Q/L, तो कितना लेंथ है बच्चों, ये dx में कितना चार्ज हो जाएगा बताओ, क्या इतना हो जाएगा, Q/L इंटू dx, यही होगा ना। तो इसमें चार्ज कितना बता दिया बच्चों, Q/L इंटू dx, ये वाला चार्ज है ना। अब बोला, अब देखो क्या ये पॉइंट चार्ज में चेंज हो गया ना, अब तुम कूलम्स लॉ लगा दो इसमें। तो बोला कि ठीक है सर, अभी लगा सकते हैं। इन दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया बच्चों, देखो क्या a + x हो गया ना। अभी बोला कि यहाँ पे कूलम्स लॉ लगा दो, लगाओ। हाँ, कूलम्स लॉ लगाएंगे बच्चों, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा ना, एक छोटा सा चार्ज लिए हो ना, इसको एक छोटा सा पार्ट लिए हो, इसको अनंत टुकड़ा में, इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड किए हो, उसका एक छोटा सा पार्ट लिए हो जो x लेंथ पे है, ठीक है ना बच्चों। तो इस छोटे से चार्ज और इस चार्ज के बीच में जो फोर्स आएगा वो भी बहुत छोटा सा आएगा। तो उसको हम F ना लिख कर कैसे लिखते हैं, dF, छोटा सा फोर्स, है ना बच्चों, छोटा सा फोर्स। फॉर्मूला लिख दो, क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 कितना बच्चों, 1 है, Q2 कितना है बच्चों, तो Q/L इंटू dx है, बाई r स्क्वायर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो a + x का होल स्क्वायर। क्या ये 1 कूलम और इस छोटे से चार्ज के बीच का फोर्स निकल गया। अब साइंटिस्ट बोला कि बताओ बच्चों, मैं क्या किया था, इसको अनंत टुकड़ा में डिवाइड किया था, इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड किया था। तो ये एक पार्ट के साथ है ना, हमको क्या करना है, उस जो इनफाइनाइट पार्ट को रखे हो सबके साथ इसका फोर्स निकाल के ऐड करना है ना। तो वो काम कौन करेगा आपके लिए, वो इंटीग्रेशन करता है। तो आप क्या करो ना, इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। ये इंटीग्रेट का क्या मतलब हुआ कि सारे छोटे 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 पार्ट के कारण इसके साथ फोर्स को आप ऐड कर रहे हो। ये इंटीग्रेशन हमारा दोस्त है जो हमारे लिए ये करता है, इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड करके उसको जोड़ने का काम। क्लियर है ना। तो अब ये छोटा छोटा फोर्स जब ऐड होता चला गया बच्चों, तो ये टोटल फोर्स आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल फोर्स F इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L a + x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना तो बहुत आसान है बच्चों, आपको आता भी होगा। क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a + x स्क्वायर। अब क्या यहाँ पे लिमिट लेना होता है बच्चों। लिमिट लेने का क्या मतलब कि सर कौन से चार्ज, मतलब कौन कौन से चार्ज के साथ इसका फोर्स को ऐड कर रहे हैं। तो ये जो इनफाइनाइट टुकड़ा में आप डिवाइड किए हो बच्चों, वो इनफाइनाइट टुकड़ा यहीं पे रखा हुआ है ना, इनफाइनाइट टुकड़ा यहीं पे रखा हुआ है। तो सबसे पहला वाला टुकड़ा क्या है, यहाँ पे है बच्चों। तो 1 कूलम के साथ इसका दूरी कितना है,
x का वैल्यू, पहला वाला जो टुकड़ा है बच्चों, उसके लिए x का वैल्यू क्या कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा ना। तो हम लोग 0 से लेकर के आखिरी वाला टुकड़ा कहाँ है, क्या x बराबर l पे है, x बराबर l पे है, तो हम लोग कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से लेके l तक। आई बात समझ में। ये केवल इन दोनों के बीच का फोर्स लिखे बच्चों, इंटीग्रेट कर दिए मतलब सबको ऐड कर रहे हैं। किसको किसको ऐड कर रहे हैं, तो पहला टुकड़ा से लेके आखिरी टुकड़ा तक को ऐड कर रहे हैं। तो पहले वाला टुकड़ा कितना लेंथ पे, x बराबर 0 पे, आखिरी वाला x बराबर l पे, तो 0 से लेके l तक ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। अब इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है बच्चों, बाकी मेन कॉन्सेप्ट हमारा यही था। क्लियर है। चलो, आई होप आपको इंटीग्रेशन का आज फील आया होगा। आप 12th पास हो गए तो आपको तो पता ही होगा बच्चों, लेकिन अगर आप 11th करके आए हो तो आपको ये फील पहली बार आया होगा, है ना। चलो, हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन बता दो बच्चों, ये आप कर लोगे। चलो कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन तो कर लेते हैं ना। चलो मैं इसको डिलीट करता हूँ। कितना आ जाएगा बच्चों, अभी केवल कैलकुलेशन है, केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बच्चों। अब ये कोई बहुत बड़ा सा ये कॉन्सेप्ट नहीं है, फिजिक्स नहीं है, अब केवल मैथ्स है, केवल गणित है। इसको सॉल्व कर दो। कैसे होगा सॉल्व बताओ। हाँ, यहाँ पे करते हैं आगे। एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। हाँ, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x का पावर 2 होगा तो x का पावर -2, x का पावर -1 बाई -1, मतलब ऐसा हो जाएगा बच्चों, -1 बाई a प्लस एक्स। ये जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे बच्चों तो इसका फॉर्मूला बताया जाता है कि अगर x का पावर n होना तो उसको इंटीग्रेट करने पे ऐसा आता है, x का पावर n+1 बाई n+1। तो इस फार्मूला पे बेस्ड है, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपली कैलकुलेशन है बच्चों। जब आप इसको ऐसे करोगे तो ये कहाँ से कहाँ आ गया, 0 से लेकर के L तक, बस पुट करो आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे पुट करते हैं बच्चों, आपको पता होगा कि पहले एक बार ये पुट कर दो, माइनस फिर इसको पुट कर दो। तो ऐसे पुट करो बच्चों, 1 बाई a प्लस एक्स की जगह पे L पुट कर दो, माइनस, अब इसको 0 पुट कर दो, मतलब -1 बाई a प्लस 0, मतलब यही हो गया बच्चों। तो कितना हो गया f का वैल्यू, 1 बाई a माइनस 1 बाई a प्लस L। क्या है, बहुत आसान है, बस सिंपली इसको सॉल्व कर दो, यही हो जाएगा आपका एफ नीट। सॉल्व कर सकते हो ना बच्चों, बहुत आसान है। चलो, ये आपका मैथमेटिकल पोर्शन है, ये आपको आना चाहिए। कॉन्सेप्ट बस वहाँ तक था जो मैं आपको फील कराया। हो गया, इसको उतारो, आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, जो अभी हम लोग क्वेश्चन किए बच्चों, वो जो रॉड था ना, वो जो रॉड था उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था Q, जो पूरे L लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, क्या वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। आपको याद है मैं लास्ट क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि चार्ज को यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप वेरिएबल फॉर्म में भी, मतलब लैम्डा को चेंज भी कर सकते हो, है ना। तो अगर वो चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में होगा तब कैसे फोर्स निकालते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मेंस में कई बार पूछा गया है, बोर्ड में तो मतलब आते ही रहता है यार डिराइव करने के लिए, है ना। चलो, तो एक क्वेश्चन वैसा भी कर लेते हैं, वेरिएबल लैम्डा वाला। इसी में मान लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, ऐसा कुछ। अगेन ये 1 कूलम्ब है, इसका टोटल लेंथ, डेटा वही लेते हैं बच्चों, बस थोड़ा सा इस बार वेरिएबल लेने जा रहे हैं, लेंथ a ले लेते हैं ये, और इसका टोटल चार्ज, इसका चार्ज नहीं मानते बच्चों, हम ऐसा मानते हैं ना कि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कुछ ऐसा दिया, लैम्डा इक्वल्स टू, हाँ कुछ भी मान सकते हो, कोई भी फंक्शन ऑफ x मान लेते हैं बच्चों, ये कि लैम्डा नॉट x दिया हुआ है ऐसा। और ये x कहाँ से मेजर्ड है बच्चों, तो इस एंड से, इस एंड से किसी भी x दूरी पे ये लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है। अब बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा। आई बात समझ में, कैसे कैलकुलेट करेंगे,
अगेन वही तरीका बच्चों, याद करो हम बताए थे आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे करते हैं। एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं ना, अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ से ही लिया है ना, x पे ये लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो हमको एलिमेंट यहीं से लेना पड़ेगा बच्चों, ऐसे कि x दूरी पे हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx, x दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट लिए हैं बच्चों dx। क्या ये पॉइंट चार्ज में डेवलप हो गया, तो इसको अलग से बना लेते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों, एक यहाँ पे चार्ज है, दूसरा चार्ज यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, a प्लस x हो गया। इसका चार्ज कितना, इसका चार्ज तो 1 कूलम है बच्चों, इसका चार्ज कितना हो जाएगा बताओ। याद है हम लोग लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिखते थे, लैम्डा यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिखते थे, क्या dq/dx लिखते थे ना। तो यहाँ से क्या आप dq ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx। तो ये जो छोटा सा चार्ज है बच्चों dq, जो हम इसको मानते हैं ऐसे dq, तो क्या dq को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx लिख सकते हैं ना। अब क्या है, सिंपली इन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ लगा दो, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, छोटा सा फोर्स dF इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, मतलब 1 इंटू dq की जगह पे क्या मैं लिख दूँ बच्चों, लैम्डा dx बाई a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों इसको सिंपल सॉल्व कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू डी। ये लैम्डा कांस्टेंट तो नहीं है बच्चों, वेरिएबल है ना, तो क्या इसको लैम्डा को बाहर निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते। तो लैम्डा आप पुट कर दो, जो भी दिया हुआ है फंक्शन क्या है, लैम्डा नॉट एक्स इंटू डी एक्स। ये लैम्डा नॉट कांस्टेंट है बच्चों, ये जो लैम्डा नॉट है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट लैम्डा नॉट है ना। एक्स डी एक्स बाई ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में फोर्स निकल गया, हमको टोटल फोर्स निकालना है, तो क्या मेरे को इंटीग्रेट कर देना चाहिए बच्चों, इंटीग्रेट कर देना चाहिए, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कर दोगे तो कैसे लिखोगे, ये टोटल फोर्स F हो गया। अब कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दो, तो लैम्डा नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स डी एक्स बाई ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ लोगे बच्चों, तो x बराबर 0 से लेकर के L तक, 0 से लेकर के L तक। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। अब क्या है, सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, वो आपको आना चाहिए। क्लियर है, कॉन्सेप्ट यहीं तक था। अब इसमें एक चीज़ मैं बता दूं जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं बच्चों। कभी कभी क्या करते हैं ना कि लैम्डा इस एंड से दिया हुआ है, लैम्डा का वैल्यू लैम्डा नॉट एक्स जो है वो एक्स इस एंड से क्वेश्चन में दिया हुआ है। बच्चा क्या करता है ना कि एक्स यहाँ से ले लेता है, एक्स पे डी एक्स, बच्चा क्या करता है बच्चों, यहाँ से ले लेता है ऐसे, एक्स पे समथिंग डी एक्स ऐसा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको एक्स यहाँ से लेना है, आप यहाँ से ले रहे हो, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। आई बात समझ में, पूरा गलत हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन में जो लैम्डा जो वेरिएबल है एक्स कहाँ से मेजर कर रहा है, जहाँ से मेजर कर रहा है वहीं से आपको एक्स पे डी एक्स का एलिमेंट लेना होगा। आई बात समझ में। और फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ वाला, अच्छा इसको इनफाइनाइट टाइम में डिवाइड टुकड़ा में पार्ट कर रहे हैं ना इसको, तो पहला वाला पार्ट से लेके लास्ट वाला पार्ट, तो x बराबर 0 से लेके x बराबर L तक ऐसे सॉल्व करते हैं। अभी लास्ट क्लास में मतलब लास्ट क्वेश्चन में देखे बच्चों, इसको उतार लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये था बच्चों जब लैम्डा वेरी कर रहा था तब, है ना। अभी एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन इसका करते हैं बच्चों, एग्जांपल नंबर 3, आप देखना ध्यान से। ये क्या है बच्चों बताओ, ये सेमी सर्कुलर रिंग है। क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग। यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों क्या है ये, सेमी सर्कुलर रिंग, जिसका रेडियस कितना दिया है बच्चों, r दिया हुआ है, ये इसका सेंटर है। और इस पे टोटल चार्ज मान लो बच्चों, टोटल चार्ज q दिया हुआ है ना। अभी बताना है, और इसके सेंटर पे क्या है ना बच्चों कि एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं यूं, +1 कूलम्ब।
इसके सेंटर पे +1 कूलम चार्ज रख दिए और इस पे टोटल चार्ज Q रख दिए। अब आपसे बोला जाएगा कि बताओ इस 1 कूलम चार्ज पे टोटल फोर्स कितना लगेगा। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज सब इसको धक्का दे रहा होगा बच्चों, रिपेल कर रहा होगा, तो इसमें नेट फोर्स कितना लगेगा ये कैलकुलेट करना है ना। अभी अगेन आप देख सकते हो कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो क्या डायरेक्ट हम लोग कूलम्स लॉ तो लगा नहीं सकते हैं। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको एलिमेंट में लेकर के इनफाइनाइट टाइम्स में पार्ट में डिवाइड करके फिर हर एक पार्ट का सॉल्व करना होगा, मतलब इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा ना बच्चों। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अब इसमें एलिमेंट कैसे लिया जाए, बात ये है, ये सवाल है हमारा, एलिमेंट कैसे लिया जाए। आप जब 11th क्लास में पढ़े होगे बच्चों ये सेंटर ऑफ मास, तो आप देखे होगे उसमें कि इस या फिर वर्क पावर एनर्जी में भी कि अगर ऐसे सर्कुलर रिंग में रहे तो एलिमेंट कैसे लेते हैं, थीटा पे डी थीटा करके, है ना। देखो कैसे एलिमेंट लेंगे बच्चों, क्या करते हैं हम लोग कि ये सेंटर है ना, यहाँ ये सेंटर है, तो हम लोग क्या करते हैं इसे एक थीटा पे एक डी थीटा ले लेते हैं, थीटा पे डी थीटा ले लेते हैं। मतलब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, इस चार्ज की, जो यहाँ पे चार्ज है ना, इस छोटा सा चार्ज, हम लोग इसकी बात करें, यहाँ पे जो चार्ज है ऐसा, इसके कारण तो थीटा पे डी थीटा ले लेते हैं बच्चों, और इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए डी क्यू चार्ज, है ना, डी क्यू चार्ज यहाँ पे दिखाते हैं डी क्यू चार्ज। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि इस डी क्यू चार्ज के कारण इस पे कितना फोर्स लगता है वो निकाल लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे प्रॉपर लिमिट लेकर के, तो क्या टोटल फोर्स निकल जाएगा ना। चलो तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो चार्ज है, ये छोटा सा जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या इस पॉजिटिव +1 चार्ज को रिपेल कर रहा होगा बच्चों, रिपेल कर रहा होगा ना, ऐसा कुछ देखो यूं। क्या इसको हम लोग DF मान सकते हैं, ये थीटा है बच्चों, तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको एक्सिस मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे एक एक्सिस ले लेते हैं तभी सॉल्व कर पाएंगे। एक एक्सिस मान लेते हैं इधर, और इधर मान लेते हैं बच्चों वाई एक्सिस, इधर मान लेते हैं वाई एक्सिस। चलो अब देखो, इस फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा ना, एक इस फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस में और दूसरा बच्चों नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो इस फोर्स को वेक्टर टर्म में कैसे लिखोगे, इस फोर्स को वेक्टर टर्म में कैसे लिखोगे बच्चों। अच्छा, वेक्टर टर्म में लिखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा DF का। DF को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 तो 1 कूलम है, Q2 कितना है बच्चों, ये DQ बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो क्या R ही हो गया बच्चों, R²। DQ को कैसे लिखोगे बच्चों, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, DQ को कैसे लिख सकते हो इस लेंथ में। अच्छा, इसका टोटल लेंथ कितना होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल πr होता है ना, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखना कि πr लेंथ में कितना है चार्ज, तो टोटल πr लेंथ में चार्ज है Q, तो 1 में कितना हो जाएगा 1 लेंथ में, तो Q/πr। तो इस लेंथ में कितना हो जाए, ये लेंथ कितना आया बच्चों, ये लेंथ कितना होगा बताओ। क्या ये R लेंथ है और ये इसका एंगल डी थीटा, आप पढ़े होगे ऐसा, देखो यहाँ पे आप पढ़े होगे ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसा कि अगर ये थीटा है, ये रेडियस R है, तो ये जो लेंथ होता है बच्चों वो R थीटा होता है ना। तो आप देखो ये जो ब्लू वाला है एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है ना, ये लेंथ R है, ये एंगल डी थीटा है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, क्या R इंटू डी थीटा हो जाएगा, R इंटू डी थीटा। तो πr लेंथ में Q, तो 1 लेंथ में Q/πr, तो कितना लेंथ है बच्चों, तो R डी थीटा लेंथ में कितना हो जाएगा, Q/πr इंटू R डी थीटा। क्या यही DQ है बच्चों, क्या यही DQ है ना, छोटा सा चार्ज, इसको यहाँ पे पुट कर दो तो कितना हो जाएगा देखो, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², और DQ की जगह पे ये पुट कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चों, R क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा Q/π इंटू डी थीटा। DQ की जगह पे क्या पुट कर दी, R कट गया, तो Q/π इंटू डी थीटा। अब देखो DF निकल गया। चलो लेकिन देखो बच्चों, ये कुछ ऐसा आ रहा है, तो x का कंपोनेंट कुछ होगा, कुछ y में कंपोनेंट होगा, तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। यहाँ देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, DF को ऐसे लिख सकते हो ना बच्चों, DF cos थीटा है, इसका x एक्सिस पे कितना कंपोनेंट होगा बच्चों, DF cos थीटा माइनस आई कैप। माइनस आई कैप क्यों लगा है, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस में आ रहा है, प्लस DF sin थीटा
क्या इधर इसका कंपोनेंट नेगेटिव वाई एक्सिस में क्या डी एफ साइन थीटा हो जाएगा बच्चों? और चूंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में तो क्या हम लोग माइनस जे कैप लिख सकते हैं, या आप लोग वेक्टर में पढ़े होगे बच्चों ये सब कैसे लेते हैं। तो डी एफ इक्वल्स टू इतना आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे पुट कर दो डी एफ का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या लिख दोगे? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई पाई, ये पूरा वैल्यू पुट कर रहे हैं बच्चों। 1/4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू। इसको मैं डिलीट करता हूं बच्चों, है ना, इसको आप उतार लेना साइड में, ये बस समझाने के लिए लिखे थे, यहाँ पे बन नहीं रहा है तो आप इसको उतार लेना, है ना। हाँ देखो कैसे लिखेंगे बच्चों बताओ। यहाँ डी एफ कॉमन ले लो, तो डी एफ कॉमन ले लोगे तो डी एफ का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू बाई पाई। तो अंदर में क्या बचिया बच्चों? देखो माइनस कॉस थीटा डी थीटा आई कैप, और क्या बचिए बच्चों? माइनस साइन थीटा डी थीटा जे कैप। ऐसा बचिए ना। चलो अभी बताओ, क्या ये डी एफ निकला है ना, मतलब छोटा सा फोर्स निकला है ना, इसके और इसके बीच में निकला है ना, पर हमको टोटल चार्ज के कारण इस पे फोर्स कितना लग रहा है वो निकालना है। तो वो कौन काम करता है हमारे लिए? इनफाइनाइट टाइम्स में तोड़ के जोड़ने का काम इंटीग्रेशन करता है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, ऐसा यूं। ये कांस्टेंट था बच्चों इसलिए पहले ही बाहर लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर दो, तो एफ इक्वल्स टू कितना आ गया? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई पाई आर स्क्वायर इंटू, क्या कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आपको आता है बच्चों? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों बताओ? कॉस थीटा का प्लस साइन थीटा होता है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो ऐसे लिख देते हैं बच्चों, माइनस बाहर निकल जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा आई कैप माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा जे कैप, है ना बच्चों। अभी लिमिट पुट कर दो। क्या हम लोग को इस चार्ज से लेकर के यहाँ पूरे चार्ज के कारण इस पे फोर्स निकालना है ना, तो पहला वाला चार्ज से लेकर के आखिरी वाले चार्ज तक निकालना है। तो पहला वाला चार्ज कितने एंगल पे है बच्चों? थीटा बराबर 0 पे है, थीटा बराबर 0 पे है, और आखिरी वाला एंगल ये वाला जो चार्ज है कितना एंगल पे है? देखो थीटा बड़ा 180 डिग्री पे। तो 0 से लेकर के पाई तक हम लोग सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। अभी आपको ये इंटीग्रेशन आना चाहिए बच्चों, कर सकते हो, बहुत सिंपल है। देखो मैं कर ही देता हूँ, कितना हो जाएगा? एफ इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा 0 से लेकर के पाई तक आई कैप। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉस थीटा 0 से लेकर के पाई तक जे कैप। अब सॉल्व कर दो, तो क्या लिखोगे? साइन पाई माइनस साइन 0। तो साइन पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों? इसको ऐसे ही तोड़ोगे ना, यहाँ पहले पाई पुट करोगे फिर माइनस साइन 0। तो साइन पाई का भी वैल्यू 0 होता है, साइन 0 का भी वैल्यू 0। तो क्या ये हो गया 0? क्या ये 0 हो गया बच्चों? इसमें क्या कितना होगा इसका वैल्यू बताओ? इसका वैल्यू कितना होगा? कॉस पाई माइनस कॉस 0। तो कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों? -1 होता है, -1 माइनस कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1। तो क्या ये -2 आ रहा है बच्चों? -2 जे कैप इसका वैल्यू। तो टोटल आंसर कितना आ गया? देखो F इक्वल्स टू -2J। तो यहाँ पे एक 2 ठीक है बच्चों, ऐसे पूरा लिख देते। देखो -2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर जे कैप। ये हो गया आपका टोटल फोर्स। आप देख सकते हो फोर्स किधर आ रहा है बच्चों? नेगेटिव जेड एक्सिस में, सॉरी नेगेटिव वाई एक्सिस में। नेट फोर्स ऐसा आ रहा है, नेट फोर्स यूं आ रहा है इस डायरेक्शन में। दिस इज द एफ नेट जो आंसर आ रहा है ना बच्चों। हो गया, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों कि जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में होगा तब हम लोग कैसे कूलम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ आपको पूरा इंटीग्रेशन का फील आया होगा आज, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों तो इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट।